हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की बायोलॉजी का द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। तो आज हम लोग सेल के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये सेल है क्या एक्चुअली में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो बॉडी होता है ना, ये पूरा का पूरा बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनता है। इस यूनिट्स को ही हम लोग सेल बोलते हैं। देखो, सेल के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं। सिंपली क्या लिखा हुआ है, अवर अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। हालांकि ऐसी बात सच है नहीं, अभी और भी कोई प्लैनेट्स ऐसे हो सकते हैं जहां पर लाइफ में एग्जिस्ट, लेकिन जितना अभी तक डिस्कवरी में पता चल चुका है, ऐसा पता चला है कि खाली अर्थ पे ही जीवन है। तो अर्थ जो है हमारा, इट्स अ होम ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे हैं। लेकिन अभी तक जो नोन के बारे में बात किया जाता है, कितने नोन है अभी तक, तो जो नोन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अभी तक जो एक्सप्लोर्ड किए गए हैं, ये टोटल किए गए हैं 1.7 मिलियन, मतलब कि 17 लाख अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स अभी तक डिस्कवर्ड किए गए हैं। हालांकि टोटल पॉसिबल कितने हैं, ट्रिलियंस, है ना। तो ये अलग अलग बायोडाइवर्सिटी टोटल हम बात कर रहे हैं, तो इतना होता है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फिर हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी सी अराउंड अस आर कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी कंपार्टमेंट्स ऑफ यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो यहां पर यह समझने वाली बात है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो हमेशा उसके बॉडी का पूरा जो निर्माण होता है वो बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के होता है, उसी यूनिट का नाम होता है सेल। जैसे कोई दीवार होती है हमारे पास, है ना, इसमें छोटे 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 क्या होते हैं, ब्रिक्स होते हैं। इन्हीं ब्रिक्स से मिलकर के ये वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, एक यूनिट कहलाएगा इसको, है ना। एक यूनिट हो गया, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, इस तरह से ढेर सारे यूनिट्स मिलकर के पूरा एक शरीर का निर्माण होता है, बॉडी का निर्माण होता है। फिर अगली बात हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात जो पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या है, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की यूनिट की बात की जा रही है, मतलब अगर कहीं पर भी इफ देयर इज अ लाइफ देयर मस्ट बी अ यूनिट नेम्ड एज सेल्स। जैसे बात करें, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मान लो अपने शरीर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, तो शरीर का जैसा भी स्ट्रक्चर बनाया गया है ना, शरीर के स्ट्रक्चर मतलब उसके अंदर क्या क्या है, चाहे बोन के बारे में बात कर ले, चाहे लंग्स के बारे में बात कर ले, चाहे हार्ट के बारे में बात कर ले, इवन ब्लड के बारे में बात कर ले, अल्टीमेटली द स्मॉलेस्ट यूनिट यू विल फाउंड विल बी अ सेल। तो स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब ये है। इसी तरह से कोई भी फंक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है ना, लेट सपोज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो स्टमक उसमें से मेन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन बन जाता है। स्टमक के अंदर जो स्टमक की वॉल है, उसके अंदर भी एक छोटी सेल पाई जाती है, ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल, जिसमें से HCl का फॉर्मेशन होता है। नीट में कई बार ऐसा एग्जाम में पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चंस। तो वो किसी भी तरह का फंक्शन कहने का मतलब आप देखेंगे तो अल्टीमेटली वो फंक्शन आपको किसी न किसी एक सेल का ही मिलेगा। टोटल जो भी हम बोल भी रहे हैं इवन, तो ढेर सारे इसमें सेल्स काम कर रही है। इन्हीं सारे काम को सम करके सम कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो टोटल फंक्शन स्ट्रक्चर का निकल के आता है, बॉडी का निकल के आता है। इसीलिए लाइफ का हम क्या करें, फंक्शनल यूनिट भी क्या है, सेल है। तो तीन बात यहां पर समझ में आई कि सेल फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट भी है और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है ना। और क्या कह रहे हैं इसके बारे में, दीज सेल्स आर स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ अवर नेकेड आई, है ना। क्यों? क्योंकि ये इतनी छोटी होती हैं कि हमको अपने नेकेड आई से देखने को नहीं मिलता है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि जो स्मॉलेस्ट सेल होता है अपना, है ना, ये होता है माइकोप्लाज्मा। और हम इसको समझने के लिए बता रहे हैं कि इसका साइज कितना होता है, 0.01 माइक्रोमीटर के बराबर का इसका साइज होता है। और 1 माइक्रोमीटर का मतलब आप जानते हैं कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, है ना। इसका मतलब कि 1 मिलीमीटर में 1000 टाइम्स जब आप उसमें डिवीजन करेंगे तो आपको उतना छोटा दिखेगा। इसीलिए ये नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको कहा भी जाता है आमतौर पर। कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सिंगल सेल के होते हैं, है ना। यही है कि इसको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि ये सेल टू ऑर्गेनिज्म क्या कहा जा रहा है। आपने कई जगह पढ़ा होगा कि सेल से मिलकर के टिश्यू बनता है। ये यहां पर लिखा, सेल से मिलकर के टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर के क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर के ढेर सारे ऑर्गन जब मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है ना। एक्चुअली बनता है ये हमको कैसे पता चला, जितनी भी स्टडी बायोलॉजी में किया गया है ये एक डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस के तहत किया गया है। किसी के शरीर को खोल के देखा गया होगा कि इसके अंदर क्या है, तो अंदर जब पता चला तो उसके अंदर एक ऑर्गन सिस्टम मिला। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जिसके अंदर ढेर सारे ऑर्गन है, इंक्लूडिंग माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, है ना, जिसमें से एक ऑर्गन में लिया क्या,
ये क्या है? स्टमक, है ना। इसी के अंदर वाली वॉल पे पाई जाती है ऑक्सीडेटिव सेल, जिसके बारे में मैंने चर्चा किया था, है ना। तो ये एक तरह का टिश्यू का मिलकर बनता है, और टिश्यू को भी जब अंदर हम लोग खोल के देखेंगे तो एक स्पेशल टाइप का एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर देखने को मिलता है ना। इसका मतलब क्या है कि देखिए, चाहे कोई भी फंक्शन हो, ऑर्गेनिज्म है, हमारा फंक्शन है, उसके एट द एंड आपको क्या मिलेगा? कोई ना कोई सेल ही मिलेगा। ये बात यहाँ पर की जा रही है ना। और कहा जा रहा है कि जब ग्रुप ऑफ सेल होगा, एक जैसा एक सेल है और सेल आएंगे इसमें, ग्रुप ऑफ सेल टुगेदर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो कोई एक ही फंक्शन को ढेर सारी सेल कर रही होंगी, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? टिश्यू बोल देते हैं। इन द सेम वे ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन इज कॉल्ड एज ऑर्गन, है ना। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। एंड ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम जब एक ही के लिए काम करते हैं तो उसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक एन ऑर्गन, मेनी ऑर्गन्स मेक एन ऑर्गन सिस्टम, एंड मेनी ऑर्गन सिस्टम मेक्स एन ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में हम लोगों ने अभी जस्ट चर्चा किया, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि अल्टीमेटली एक सेल ही है वो जिम्मेदार चीज है जिसके थ्रू हमारा पूरे शरीर का निर्माण हुआ है, चाहे हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, चाहे हम फंक्शन के बारे में बात करें। अब हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने जा रहे हैं कि इतना छोटी चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है सेल, तो इसकी डिस्कवरी कैसे और कब और किसने किया, है ना। तो डिस्कवरी के बारे में बात करें तो एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट हमारे पास है, जिनका नाम क्या है? रॉबर्ट हुक, है ना। ब्रिटेन के रहने वाले थे। इन्होंने सेल की डिस्कवरी किया कब? 1665 में। और इन्होंने जब इसको किया था डिस्कवरी, तो ये कॉर्क के उसमें देखा गया था कि जो छोटा 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 टाइनी यहाँ पर ये होल्स टाइप दिख रहा है आपको, या क्वार्टर टाइप दिख रहा है, इसी को इन्होंने क्या कहा था? सेल कहा था। लेकिन यहां पर ये समझने वाली बात है कि इन्होंने जो सेल को खोजा था, ये सेल एक तरह की कैसी सेल थी? ये डेड सेल थी एक तरह की, है ना। तो पहले तो इन्होंने खोजा था, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये डेड सेल थी, है ना। और इन्होंने इसको कैसे खोजा? यूज अ सेल्फ डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप। इन्होंने खुद की एक अपनी माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था, जिसके थ्रू कॉर्क के स्लाइस में, कॉर्क मतलब एक तरह की लकड़ी होती है जिसपे इसका देखा गया था। द कॉर्क स्ट्रक्चर रिजेंबल्ड हनी कॉम्ब, जैसे वहां देखिए जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, वैसे ही स्ट्रक्चर इसका भी दिखा, विथ स्मॉल कंपार्टमेंट। इसी स्मॉल कंपार्टमेंट को ही क्या इन्होंने कहा था? सेल कहा था, है ना। इन्होंने इसी को क्या कहा? सेल कहा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने इन्हीं कंपार्टमेंट्स को सेल कहा। और सेल का मतलब लैटिन भाषा में क्या होता है? लिटिल रूम। जैसे एक छोटा रूम हो, तो लैटिन भाषा में सेल का मतलब ये होता है, ठीक है। इनकी जो डिस्कवरी थी वो इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई बायोलॉजी के लिए, क्योंकि जब सेल डिस्कवर हुआ तो आगे चल के और चीजें हुआ। बाद में अभी तो 1665 की बात थी। इसके बाद 18वीं सदी में जब नॉल एंड रस्टा ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किया, उसके बाद से सेल के तक नहीं, हम लोग सेल के न्यूक्लियस के अंदर तक घुस गए और ढेर सारा एक्सप्लोरेशन हुआ, जिसके में डीएनए वगैरह भी पता चला। तो हुक, रॉबर्ट हुक की एक किताब है माइक्रोग्राफिया नाम की, ये कई बार नीट जैसे एग्जाम में पूछ लेता है। रॉबर्ट हुक ने एक किताब लिखा माइक्रोग्राफिया। इसी माइक्रोग्राफिया में इस डिस्कवरी के बारे में पता चला था लोगों को, है ना। बड़े साइंटिस्ट लोग जब कुछ डिस्कवर करते हैं तो किसी रिसर्च पेपर में या फिर कहीं पर किसी बुक में ऐसे पब्लिश होता है, तब जाके पूरी दुनिया को पता चलता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर साइटो मतलब होता है सेल, और लॉजी मतलब क्या होता है? टू स्टडी। इसीलिए साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स। मतलब ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की, जैसा बायोलॉजी मतलब ना दो शब्द मिलकर बने होते हैं, एक बायो और लॉजी। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लोगोस शब्द से आया ग्रीक भाषा के, जिसका मतलब होता है स्टडी। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, या फिर इसको सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं, है ना। और इसके साथ एक चीज जान लीजिएगा कि सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी के जो फादर माने जाते हैं, क्योंकि साइटोलॉजी में सबसे पहला काम किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया, और बहुत ही गजब का काम था, इसलिए इनको रॉबर्ट हुक साहब को ही साइटोलॉजी का फादर भी कहा जाता है ना। जितना सेल के बारे में उन्होंने स्टडी किया उतना शायद किसी ने नहीं किया। सेल के बारे में एक और चीज हम लोग जान लेते हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने जब सेल की खोज किया तो आपको हमने बताया अभी कि वो एक डेड सेल थी, है ना। बाद में 9 साल बाद 1674 आया, जिसमें एक भाई साहब आए, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इनका पूरा नाम है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने एक फ्री लिविंग सेल देखा पॉन्ड वाटर में। इनका जो रिसर्च चल रहा था, तालाब का पानी इन्होंने लिया था, उसमें एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्होंने देखा, और उसको जब ऑब्जर्व किया तो इन्होंने देखा कि यार ये तो कुछ अलग चीज है, ये है वैसा ही है। तो इन्होंने जो इसको खोजा था, इसमें मेंशन नहीं है, इन्होंने इसको कहा था एनिमल क्यूल, है ना। इन्होंने सेल नहीं कहा था उसको, जब इन्होंने डिस्कवर किया एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, इसको कहा एनिमल क्यूल। इसका मतलब होता है एनिमल लाइक, एनिमल लाइक मतलब एनिमल के जैसा।
लेकिन फिर बाद में पता चला कि अच्छा एनिमल के जैसा जो है, क्योंकि ये लिविंग सेल को इन्होंने खोजा था, क्योंकि ये मूव कर रहा था। जैसे एनिमल के अंदर सारी फिजियोलॉजी मिलती है, उस तरह से सेम इसी छोटे से एनिमल के अंदर दिख रही थी, जिसको एनिमल क्यूल कहा इन्होंने, है ना। इसलिए लिविंग सेल को डिस्कवर करने का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो आंसर विल बी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जो 1674 में इन्होंने खोजा। अगर सिर्फ पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन में कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो रॉबर्ट हुक लगाएंगे। अगर लेकिन लिविंग सेल पूछ लेगा तो फिर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक लगाएंगे हम लोग। फिर आगे का साल आया 1831, जिसमें एक भाई साहब रॉबर्ट ब्राउन है, सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया, है ना। न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई तो फिर बहुत सारी चीजें अंदर भी खुलने लगी सब। इसके बाद से एक भाई साहब आए, सेल थ्योरी इन्होंने दिया 1838 और 39 में। स्लाइडेन एंड स्वॉन, दो साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर के सेल की थ्योरी दिया, जिसको हम आगे कमिंग लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे अभी, है ना। और उसके अंदर एक प्रोटोप्लाज्म की थ्योरी दिया गया, क्योंकि सेल के अंदर जितना भी लिक्विड कंटेंट है ना, इसको हिंदी में जीव द्रव्य बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? द लिक्विड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म को जो टर्म नाम दिया, जिसने नाम दिया इसको, ये पुरकिंजे भाई साहब थे। इनका एक जगह और जिक्र आता है, कहां पर आता है? हार्ट की अंदर पर उनमें कुछ नोडल टिश्यूज पाए जाते हैं, जिनको पुरकिंजे फाइबर्स बोलते हैं। ये वही पुरकिंजे भाई साहब है जो 1839 में इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। जो रॉबर्ट स्लाइडेन और स्वॉन ने जो सेल थ्योरी प्रपोज किया था, बाद में 1855 में इस थ्योरी को और एक्सप्लेन किया और मॉडिफाई किया, इसको मॉडर्न सेल थ्योरी बोलते हैं। रॉबर्ट विर्चो नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल थ्योरी को एक्सपैंडेड किया, मतलब मॉडर्न सेल थ्योरी दिया, जिसमें इन्होंने कहा था, रॉबर्ट विर्चो का एक सेंटेंस है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इन्होंने ग्रीक भाषा में कहा था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। व्हाट इट मींस? अभी तक इसके पहले स्लाइडेन एंड स्वॉन भाई साहब ने सेल थ्योरी के बारे में क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म सब सेल से ही बनते हैं। तो इनसे किसी ने पूछा होगा स्लाइडेन एंड स्वॉन भाई से, तो बताओ सेल कहां से बनी? अगर सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने तो सेल कहां से बनी? तो ये दोनों भाई साहब शांत हो गए, इनसे कोई मतलब ही नहीं था। बाद में काफी साल लग गया, देखो आप 3839 से लेकर 55, लगभग 16 साल लग गया इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने में। और एक भाई साहब थे रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने जवाब खोज निकाला, हालांकि इनका भी अभी खेला होना था। तो इन्होंने बाद में क्या कहा कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, इसका मतलब होता है एवरी सेल अराइजेज फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कोई भी सेल तभी आती है जब उसके पहले कोई सेल होती है। तो इन्होंने कहा कि ये मान लो ये सेल कोई थी, ये कहां से आई? इसके पहले कोई सेल नहीं होगी। तो जहां वहां पर और लोग बैठे रहे होंगे, तो उन्होंने कहा बताओ ये सेल कहां से बनी? फिर उन्होंने कहा कि यहां से बनी। बोले ये सेल कहां से बनी? बोले यहां से बनी होगी, क्योंकि उसके पहले कोई ना कोई सेल तो नहीं होगी। तो बोला था ठीक है, जहां से बनी होगी उसके पहले सबसे पहली वाली सेल कैसे बनी? बोले ये हमको नहीं पता भाई, है ना, वो कहां से बनी पता नहीं, आज भी उसकी डिस्कवरी जारी है। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा सेल चैप्टर का 9th क्लास का एक बेसिक बायोलॉजी इसको बोल सकते हैं, हायर क्लासेस वाले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका रहा ये लेक्चर नंबर 1। अभी हम लोग लेक्चर 2 के बारे में चर्चा करेंगे कमिंग वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।